वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कहाँ हो तुम? अपने अपने घर पर है। आई होप सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज ऑल राइट एंड वी रेडी फॉर द लेक्चर। बोलो जल्दी जल्दी, चलो जल्दी आना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जल्दी जल्दी करेंगे। अनऑफिशियल ग्रुप बनाने वाला था, बढ़िया। चलो 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 चलो। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। कपिल ओझा के सारे बैकलॉग कवर हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे, बहुत ही उम्दा। अभिषेक, तारे सितारे चले गए, सुबह सुबह सूरज उगाता है, हैं? व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मैं डाल देता हूँ एक बार कमेंट चैट बॉक्स में, जिससे कि आप ज्वाइन हो पाएंगे। यस, चलो। अरे लाइक नहीं किया तुम लोगों ने वीडियोस को, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग। वीडियो को लाइक करो फटाफट, अटेंडेंस लगाओ, इक्विलिब्रियम मेंटेन करो, तो हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। लाइक तो करो, लाइक तो करो बेशर्मो, लाइक तो करो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। हाँ हाँ, कल एक स्टूडेंट का मैसेज आया था कि शायद हमारा कैलकुलेशन में मिस्टेक हुआ है, तो बेटे एक बार ये क्लियर कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो एक काम करो, विदाउट कंसिडरिंग दिस बैलेंस, विदाउट कंसिडरिंग दिस बैलेंस, मुझे ये तो सही होगा, डिस्काउंट, कैश का डेबिट साइड का टोटल बताओ सारे।
कैश का डेबिट साइड का टोटल बताओ। बीस, 30, 40, 44, 44, 900। मेरे ख्याल से 44, 900 इज द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश। कैश का डेबिट का टोटल है 44,900। क्रेडिट का टोटल बताओ कितना आता है कैश का। तीस हज़ार, 40, 42, 43, 43,500 है मेरे हिसाब से। 43,500 ये वाला 43,500 है। बोलो हाय है ना। ₹1,400 बराबर था ना इसका। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था इंस्टा पे कि सर बैलेंस शायद गलत है। देखो ये 1400 तो बराबर आ गया, ये 1400 तो बराबर आ गया। हाँ 1400 तो बराबर था, जो था वही था, इसमें कोई चेंज नहीं है। ओवरड्राफ्ट में एक बार चेक कर लो। बैंक का देखो, बैंक का बोलो मुझे। बैंक के डेबिट साइड का टोटल बोलो और बैंक के क्रेडिट साइड का टोटल बोलो। बैंक का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बोलो। बैंक का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल बोलो। कल किसने बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा था इंस्टा पे, चेक करने दो मुझे। रुको रुको। और ये ऊपर से नाराज भी थी वो, बोले प्लीज रिप्लाई। बैंक के डेबिट साइड का टोटल कितना है? 35,420 बराबर। इस बच्ची ने भी वही बताया, 35,420 बराबर है। 35,420 एंड क्रेडिट साइड का टोटल 27,900 है क्या? क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड का टोटल, क्रेडिट का 27,900 बराबर। तो फिर बैंक में बैलेंस आ रहा है, ओवरड्राफ्ट थोड़ी ना आ रहा है। हाँ माइनस करो, माइनस करो, माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 35,420 और यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 35,420, ये 44,900। माइनस करो, बैलेंस कितना आ रहा है? बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 7520 आएगा क्या? 7520। वंशिका, विशाखा देखो जरा एक बार, 7520 आ रहा है क्या? 7420 आ रहा है आपका। 7520 आ रहा है क्या? देखो एक बार। तो यहां पर भी आ जाएगा, ये भी बैलेंसिंग फिगर है। चलो दिस इज योर फाइनल आंसर। बैंक में अगर किसी गलती हुई होगी तो एक बार करेक्ट कर लेना, ये करेक्ट कर लो, ये करेक्ट कर लो। करेक्ट कर लो ये। ठीक है, बढ़िया। नाउ once we are done with this, one small discussion on petty cash book and then with a new topic, capital and revenue transactions। ठीक, यहां तक आ गए क्या सारे? यहां तक आ गए क्या सारे? हाँ, वीडियो को लाइक करो ना गंदे बच्चों।
चलो नाउ कमिंग टू द डिस्कशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पेटी कैश बुक। नाम क्या है? पेटी कैश बुक। ठीक है, पेटी कैश बुक। बिल्स जर्नल की जरूरत नहीं है बेटे। बिल्स जर्नल जब बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर पढ़ेंगे ना तब समझाऊंगा मैं आपको। चलो पेटी कैश बुक पे आता है। कमिंग टू पेटी कैश बुक, नाउ अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक एंड व्हाई इट इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, सबसे पहले पेटी कैश बुक क्यों बनाया जाता है? पेटी कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय अ petty cashier for all day to day expenses ब्रैकेट में लिखता हूं चिल्लर खर्चे। चिल्लर खर्चे petty cashier receives some amount in the beginning of every period as advance for such small expenses। ठीक है, अब बात ध्यान से समझो। हेड कैशियर जो होता है, ध्यान से समझेंगे, हेड कैशियर और पेटी कैशियर से दो कैशियर्स हैं यहाँ पर। सर दो कैशियर्स की क्या जरूरत आनी पड़ी? देखो बेटे, बिजनेस आपका बड़ा है, तो बड़ा बिजनेस होने की वजह से आप क्या करते हैं, आपका एक कैशियर है जो रोज क्या करता है, जितनी भी कैश आती है या वो कैश पे करता है, उन सब चीजों को रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। ठीक है, उसके पास कैश लेने के लिए लोग आते हैं बार बार 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25 ऐसे अमाउंट्स के साथ उसकी बार बार डीलिंग होती रहती है। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। उसमें उसके पास एक प्यून आता है, बोलता है सर ये वाउचर है, इसका पैसा दे दो। किस चीज़ का वाउचर है बेटा? ये बोलता है सर ये मेरे 100 रुपये लगे हैं। किस चीज़ के? 100 रुपये लगे हैं। किस चीज़ के पता है? बोलो ऑटो करके मैं गया था बैंक जाके आने के 100 रुपये लगे हैं, तो ये 100 रुपये आप मुझे पे कर दो। इसके अलावा रोज़ अभी जैसे ऑफिस में मंदिर वगैरह होते हैं तो हार फूल का खर्चा होता है, तो रोज़ उसका 50-100 रुपये का खर्चा, फिर आगे ना चिल्लर खर्चा, राइट। फिर कोई पैकिंग मटेरियल वगैरह बार बार मंगाते हो आप, कोई प्रोडक्ट जो बेचते हो उसके पैकिंग मटेरियल की ज़रूरत है आपको, उसका खर्चा, कोई टेम्पो एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंटरनेट एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, ऐसे ये जो छोटे छोटे खर्चे हैं जो है ना, जो हर महीने रिकरिंग बेसिस पे हर 10 दिन में, 15 दिन में होते हैं या हर महीने होते हैं, लाइट बिल बोल लो, तो ये सारी चीज़ें जो खर्चे होते हैं, ये सारे खर्चे रिकॉर्ड करने का काम पेटी कैशियर करता है, और खर्च करने का काम भी पेटी कैशियर करता है। क्लियर है यहाँ तक? ध्यान से समझेंगे। अब यहां पर क्या होता है, हेड कैशियर को बड़े बड़े अमाउंट के साथ डील करना है। छोटे छोटे अमाउंट जब आते हैं तो वो थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है, बोले यार ये छोटे अमाउंट के साथ कौन खेले यार, कौन ये छोटे छोटे अमाउंट्स में ध्यान दे, बराबर है। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, एक पेटी कैशियर अपॉइंट कर दिया। वो एक पेटी कैशियर है, भाई आपको एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाएगा, आप खर्चा करो, पीरियड खत्म होने पर आप हमको खर्चा बताओ, कितना खर्चा हुआ है, कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है, फिर बैलेंस हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में फिर से आपको बैलेंस पैसा दे देंगे ताकि आप खर्च कर सको। क्लियर है यहाँ तक? तो ये है हेड कैशियर और पेटी कैशियर के बीच में फर्क। ये हेड कैशियर और पेटी कैशियर का फर्क है बेटा। हेड कैशियर जो है वो पेटी कैशियर अपॉइंट करेगा, या तो फिर कंपनी ही अपॉइंट करेगी कि ताकि वो हेड कैशियर के ऊपर के छोटे छोटे खर्चों का जो लोड है वो कम हो जाए। आई होप यहाँ तक क्लियर सबको? बोला यहाँ तक क्लियर सबको? आगे बढ़ू। अब पेटी कैश बुक
इसको हम क्या बोलेंगे, देखो लिखो फिर से, पेटी कैश बुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिटिकल petty cash book, also called as what, analytical petty cash book, also called as analytical petty cash book. Clear? Also called as analytical petty cash book. Now let's understand why it is called as an analytical petty cash book. ठीक है, इसको मैं बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकली उसका फॉरवर्ड बनाएंगे तब। उसके बाद petty cash book is generally maintained under impressed system. कौन सा सिस्टम? impressed system. petty cash book is generally maintained under impressed system. Clear? Impressed system. Balance in petty cash book is nothing but, balance in petty cash book is nothing but एसेट, कैश इन हैंड। बच्चा बहुत बार ये गलती करता है, इंप्रेस्ड सिस्टम सब समझाऊंगा, सोहन संयम रखो। कैश बुक इज नथिंग बट एसेट, कैश इन हैंड है अपना, ठीक है ना। बच्चे बहुत बार समझते हैं पेटी कैश मतलब वो समझते हैं चिल्लर खर्चा, चिल्लर खर्चों के लिए रखी गई जो कैश है। भले आपके हाथ में 100 रुपए बैलेंस है बट है तो एसेट है ना, समझ में आ रहा है। लाख रुपए हो या 100 रुपए हो, कैश तो कैश है और कैश आपकी एसेट होती है, हमेशा जीवन में याद रखना, क्योंकि ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन में आ सकता है आपको। पेटी कैश अकाउंट में जो बैलेंस होता है वो अपने लिए एसेट है, वो बैलेंस शीट में एसेट्स में कैश इन हैंड के अंडर दिखता है। क्लियर है? संस्कार का भी पूछना है, इंप्रेस सिस्टम मीन्स बताता हूं, संयम रखो, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, संयम रखो, ठीक है। नाउ come on, let's start. पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है। CBF रिसीट्स यानी कि जो पैसा आएगा डेबिट में, और ये एक प्रकार से आपका क्रेडिट पेमेंट। रिसीट्स, CBF यानी कैश बुक फोलियो, पर्टिकुलर्स, डेट, वाउचर नंबर, पेमेंट, ठीक है। इसके बाद इसमें अलग अलग कॉलम्स बनेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल
जैसे आपका टेलीफोन एंड इंटरनेट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, पैकिंग, पैकिंग के अलावा पैकिंग में फ्रेट हो गया, फ्रेट ले लेते हैं वहाँ पे, फ्रेट एंड ट्रांसपोर्ट, मिसलेनियस एक्सपेंस एंड लेजर। इतने कॉलम्स बनेंगे। ये फॉर्मेट बना लो सबसे पहले, सब ये फॉर्मेट बना लो। देखो कॉलम्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कॉलम्स है, ठीक है। तो CBF आप क्या कर सकते हो, या तो नोटबुक को टर्न कर दो, ऐसे बना दो, या तो फिर आधा पार्ट आप इस पेज पे, आधा पार्ट आप उस पेज पर भी बना सकते हो। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ऐसे बहुत सारे खर्चे आते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंसेस का कॉलम बनाया जाता है, या एक्सपेंसेस का अकाउंट बनाया जाता है। जो बहुत ज़्यादा बेसिस, रेगुलर बेसिस पर खर्चा होने वाला चीज़ है, वहाँ पर उसका अकाउंट या उसका कॉलम बनाया जाएगा। क्लियर? फॉर्मेट रेडी करके बोलो फॉर्मेट रेडी। फॉर्मेट हो जाने के बाद बोलो फॉर्मेट रेडी। बोलो ना फॉर्मेट रेडी क्या, और कितना समय लगाओगे? व्हाट्सएप ग्रुप पे और टेलीग्राम पे है रोशन पांडे। फॉर्मेट रेडी, बढ़िया। चलो अच्छा, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ नौ। ये है आपका पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, बराबर है। ध्यान से देखेंगे सब लोग। यहाँ पर मान के चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें पैसे आए हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लो डेट लिख दिया हमने, अभी क्या चल रहा है, जुलाई 1। मान के चलते हमने अभी बिजनेस बुक्स स्टार्ट किए हैं, तो पहली बार पेटी कैशियर को अमाउंट दे रहे हैं। तो पेटी कैशियर को हमने दे दिए 1000। मैंने डेट गलत कॉलम में लिख दिया, 2 मिनट, डेट यहाँ पर आएगा आपका 2022 जुलाई 1, ठीक है। CBF का पेज नंबर यानी कि कैश बुक पे जहां पर ये पेटी कैश की एंट्री होगी उसका पेज नंबर आएगा, और यहां पर हम लिखेंगे
टू कैश, क्या लिखेंगे, टू कैश। क्लियर यहां तक, टू कैश। अब टू कैश के बाद कितने रुपए है सर, 1000 रुपए। अब मान के चलो ये लोग कुछ एक्सपेंसेस करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करेंगे, ठीक है। तो ये जो है यहां पर मैं लिखूंगा बाय, पर्टिकुलर्स का एक ही कॉलम बनेगा, टू और बाय क्या, डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी इधर ही रिकॉर्ड होगा, ठीक है। बाय पोस्ट का आपने खर्चा कर दिया, मान लो 100 रुपए पोस्ट का खर्चा कर दिया, तो एक 100 रुपए इस कॉलम में भी आएगा और पोस्टेज के कॉलम में भी आएगा 100 रुपया। बाय टेलीफोन बिल भर दिया आपने 200 रुपए, यहां पर भी आएगा और टोटल अमाउंट के कॉलम में भी आएगा। बाय आपने एक बाइक थी वो रिपेयर करवाई, तो बाय बाइक रिपेयर, बाइक रिपेयर के आपके मान लो 200 रुपए फिर लग गए, 200, ठीक है, 200 200। इसके बाद बाय पैकिंग मटेरियल मंगवाया आपने 300 रुपए का, मान लो 300 ज्यादा हो जाएगा, 100 रुपए का पैकिंग मटेरियल मंगाया आपने, ठीक है। ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया आपने, ये क्यों कर रहे हैं भाई, ट्रांसपोर्ट में 100 रुपए आपने लगा दिए, ट्रांसपोर्ट के कॉलम में आऊंगा 100 रुपए लिखूंगा, ठीक है। मान लो अब यहाँ पे मिसलेनियस में एंट्री मान के चलते कोई अदर एक्सपेंसेस जिसको आप चिल्लर एक्सपेंसेस मानते थे, तो आपने यहाँ पे लिख दिया बाय मिसलेनियस 100 रुपए, ठीक है। इसके अलावा 100 रुपए यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आएगा, कितने हुए 200 400 500 600 700 800 रुपए, 800 200 रुपए बैलेंस है अभी भी। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, ये लेजर वाला कॉलम किसके लिए है, मान के चलते हैं आप पेटी एक्सपेंस के अलावा either you are paying for an asset or any party, either you are paying for an asset or a party, asset और पार्टी, कोई क्रेडिटर वगैरह है जिसको आप पेमेंट कर रहे हो, जो उसके लेजर में जाना चाहिए, खर्चों में नहीं है, वो खर्चा नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर मान लो बाय मिस्टर ए को मैंने पे किया, बाय मिस्टर ए को 50 रुपए देने बाकी थे, तो हमने 50 रुपए उनको दे दिए, 50 रुपए दे दिए उनको। क्लियर है यहां तक सबको, 100%? यस। नाउ आफ्टर दिस, इसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से समझेंगे। यहां पर मैं लिखूंगा टोटल, यहां पर क्या करेंगे हम, क्या लेंगे, टोटल लेंगे, इसका टोटल लेंगे। देखो इसका टोटल 1000 है ना, यहां पर नहीं लिखूंगा इसको, रुको, इसका 200 300 400 500 600 700 850 रुपए टोटल आपने खर्च कर दिए। कितने खर्च किए, 850 रुपए खर्च किए। अब ये 850 रुपए जो खर्च किए आपने, देखो ध्यान से, 1000 में से 850 खर्च करेंगे, बचेंगे कितने, 150। तो यहां पर लिखूंगा मैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 150, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 150, 150, ठीक है। अब यहां पर ये हो जाएगा टैली, वन थाउजेंड। क्लियर। अब यहां पर जो है इनके टोटल भी लेने हैं, इसका टोटल है 200, इसका टोटल है 100, इसका टोटल है 200, इसका टोटल है 100 100 100 और 50, बराबर। अब ध्यान से सुनेंगे, ये आ गया,
अगला पीरियड यानी कि मान के चलते हैं यहाँ पे अगस्त चालू हो रहा है, तो यहां पर मैंने लिख दिया अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना रुपया था? 150 रुपया। ये 150 रुपया आ गया यहाँ पर, ये 150 रुपया आ गया यहाँ पर। क्लियर? ये 150 रुपया आ गया यहाँ पे, 150 रुपीज। अब ध्यान से सुनना है, अभी यहां तक सबका फॉर्मेट रेडी। इतना जितना मैंने लिखा है उतना सबका हो गया क्या वो बोल दो मुझे। जितना मैंने लिखा है उतना सबका हो गया क्या वो बोलो। जितना मैंने लिखा है वो सबका हो गया है क्या वो बोलो मुझे। बोलो यहां तक जितना मेरा हुआ है उतना हुआ है कि सबका? यस, वेरी गुड। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। अब आगे बढ़ते, ध्यान से सुनेंगे सब। अब कोई लिखेगा नहीं, ठीक है? अब कोई नहीं लिखेगा। यहां पर आ गया मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के बाद अब इसे अगले पीरियड के लिए टू कैश हेड कैशियर से और पैसा लेना है। अब हेड कैशियर से पैसा कितना आएगा, ध्यान से सुनो। सर पिछले महीने 1000 दिए थे, अभी भी 1000 देंगे। सही बात है, आप तो वो पॉकेट मनी के हिसाब से सोच रहे हो कि पप्पा ने लास्ट मंथ में 1000 रुपए खर्च करने के लिए दिए थे, अब इस मंथ में फिर 1000 रुपए देंगे खर्च करने के लिए। बराबर है ना? 1000 रुपए खर्च करने के लिए देंगे पप्पा हर महीने। बट यहां पर वो सिस्टम नहीं है बेटे, ये इंप्रेस्ड सिस्टम है। इंप्रेस्ड सिस्टम का मतलब क्या? द बैलेंस इन योर हैंड एज ऑन द फर्स्ट डे। इन योर हैंड मतलब पेटी कैशियर की मैं बात कर रहा हूं। इन द हैंड्स ऑफ पेटी कैशियर शुड बी सेम ऑन द फर्स्ट डे। बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, अमाउंट देने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो बैलेंस है 1 तारीख को जो बैलेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए। अच्छा, तो हमने जब डिसाइड किया था, जब पहली बार हमने 1000 रुपए दिए थे, तो हमने डिसाइड किया था कि हर महीने उसके हाथ में 1000 रुपए होने चाहिए खर्च करने के लिए। तो अब मैं उसे 1000 रुपए देने के बजाय सिर्फ दूंगा 850 रुपया। कितना रुपए दूंगा? 850 रुपए। कितने रुपए दूंगा? 850 रुपए टू कैश। क्लियर है यहां तक सबको? इंप्रेस सिस्टम कैसे आया? इंप्रेस सिस्टम इज टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट। क्या मिलेगा आपको? बैलेंस। फिर यह आएगा नंबर 1। नंबर 2, अमाउंट टू बी पेड टू पेटी कैशियर। impressed amount minus balance in petty cash book minus balance in petty cash book। क्लियर यहां तक? amount paid to petty cashier, as simple as that। देखो पेटी कैश बुक में इतने ही कॉलम आएंगे या ज्यादा आएंगे, ये डिसाइड करेगा बिजनेस के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके बेसिस पर। शायद ऐसा हो कि जो कॉलम्स मैंने बनाए वो ना आते हुए उनके कोई और खर्चे आए। डिपेंड करता है हर एक के अपने अपने बिजनेस के ऊपर कितने अमाउंट्स लगेंगे। पेटी कैशियर के बहुत ज्यादा ही खर्चे अगर उनके तो वो आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा।
सिंपल है, बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर है। देखो पहले ऐसा था कि जब हम क्लासेस लेते थे तब तो सिर्फ फेस टू फेस क्लासेस थी, तो टेलीग्राम पोस्टेज कुरियर का इतना खर्चा नहीं था। फिर आपको पता है फिर आया कोरोना। कोरोना नमः की वजह से हुआ क्या, आपको ऑनलाइन लेक्चर्स करने पड़े। बहुत से बच्चे ऑनलाइन लेक्चर्स कर रहे थे और बहुत सारे बच्चे भी, जैसे आप में से कितने सारे बच्चे आउट ऑफ महाराष्ट्र से है, दूसरे स्टेट्स में से हैं, तो जब आप लेक्चर्स परचेज करते थे तो आपको बुक्स भेजनी होती थी, तो वो खर्चा अचानक से बढ़ गया। तो हमारी पेटी कैश बुक में, हमारे पेटी कैश बुक में पहले कभी टेलीग्राम पोस्टेज कुरियर का खर्चा होता ही नहीं था। फिर बाद में जब हमको पता चला कि रेगुलर बेसिस का खर्चा हो चुका है, तो हमने पेटी कैश बुक में एक एडिशनल कॉलम ऐड कर दिया कुरियर चार्जेस के नाम से, और सारे कुरियर के खर्चे उसमें रिकॉर्ड होने लग गए, ताकि हमें पता चले। क्योंकि पहले तो कुरियर होते ही नहीं थे, बहुत कम होते थे कुरियर। हाँ ठीक है, चलो कुरियर का है ना मिसलेनियस में डाल दे, कुरियर खर्चा है ना मिसलेनियस में डाल, कुरियर खर्चा है ना मिसलेनियस में डाल। बट अब कुरियर का खर्चा इतना बढ़ गया कि हमें उसके लिए एक सेपरेट कॉलम बनाना पड़ा, एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ा, ताकि हमें पता चले। समझ में आया? क्लियर है तक सबको? डन। चलो ये है पेटी कैश बुक। अब एक और चीज है यहां पर छोटी सी, ये पोस्टिंग। ये जो एक्सपेंसेस है इनकी पोस्टिंग, दीज आर डायरेक्टली पोस्टेड टू their respective accounts, to their respective accounts। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कौन सा अकाउंट बनाया है, टेलीफोन एंड इंटरनेट को 200 रुपये, टेलीफोन एंड इंटरनेट अकाउंट है, तो यहाँ पर टू सन्ड्रीज 200 रुपये, टू सन्ड्रीज 200 रुपये। क्लियर? यहाँ तक क्लियर सबको? टू सन्ड्रीज 200 रुपये। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अभी दूसरा अकाउंट जो आपने बनाया था, पोस्टेज एंड टेलीग्राम का अकाउंट, टू सन्ड्रीज 100, 31 जुलाई लास्ट डेट पे, 31 जुलाई ऐसे। क्लियर सबको? तो हर एक के अकाउंट में इंडिविजुअल एंट्रीज जाएगी पीरियड एंड डेट पर। कितना कोर्स कराओगे? कितना कोर्स कराऊं? पूरा कोर्स कराएंगे? डन? ये तक क्लियर? Very good. Done. So you are done with petty cash book. Here we are done with petty cash book. Clear है यहाँ तक सबको petty cash book? I hope यहाँ तक clear सबको petty cash book? चलो बढ़िया। Now we'll do one thing. Start with a new topic जिसका नाम है, सब देखेंगे यहाँ पर। देखो ICAI POS, ये मैंने गूगल पे सर्च किया। ये क्या है? आपका इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, बिजनेस नॉलेज पोर्टल अपने इंस्टीट्यूट का।
तो फिर बिजनेस नॉलेज पोर्टल पर जाऊँगा, बोलता है क्लिक हियर टू विजिट बिजनेस पोर्टल, तो ये मैं गया बिजनेस पोर्टल पे। बिजनेस पोर्टल पर आने के बाद BOS लाइव, ये देखो यहाँ पर नीचे नीचे कहाँ चला गया, यहाँ पर देखो होम पर आया हूँ मैं। होम पर यहाँ पर देखो ये दिख रहा है आपको स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल में गया मैं, ये फाउंडेशन में गया मैं, और यहाँ पर सारे आपके पेपर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आऊँगा मैं अभी अपना प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग पेपर 1 स्टडी मटेरियल में 2022, ये रो यहाँ पर आ गया। ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। ये सारे आपके चैप्टर्स है बेटे। ठीक है, अब इसमें से हमें जो चैप्टर देखना है वो कौन सा चैप्टर है, ये रहा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसीट्स। ठीक है, ये वाली फाइल मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। नहीं नहीं नहीं, छोटे मोटे इनकम के लिए कोई रिसीटर नहीं होता। ठीक है, जस्ट मिनट। ठीक है, चलो। दीपांशु जांगरा का कहना है कि एक थियरी वाले चैप्टर बाद में कर सकते हैं। थियरी वाला एक चैप्टर है बेटे जो कंसेप्ट कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स नाम से है, वो हम बाद में ही करेंगे। फिलहाल अभी के लिए कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है ये समझना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा जो हमारे काम आने वाला है, इसीलिए और कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप बोलते हो, अभी भी आप बोलते हो कि नहीं सर बाद में ही करना है, तो आप बोल दो, मैं चेंज कर देता हूँ टॉपिक। सबका क्या कहना है, ये करना है, कैपिटल रेवेन्यू करना है। देखो कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन आज करने जाएंगे तो आज ही स्टार्ट होगा, आज ही खत्म हो जाएगा। कल एक और छोटा टॉपिक रहेगा, कल तो लेक्चर भी 2 घंटे का नहीं रहेगा, लेक्चर तो 2 घंटे का रहेगा ही नहीं। 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट, 1.5 घंटा सिर के ऊपर पानी में खत्म हो जाएगा लेक्चर, पता है क्या। तो देखो ये एक कंसेप्ट, वो एक कंसेप्ट खत्म है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसीलिए, और कुछ नहीं। इसके ऊपर थियरी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल्स में, एग्जाम में कंपल्सरी क्वेश्चन। आप बोलो अभी क्या करना है। नहीं 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 नहीं, पेटी कैशियर अपने जेब से पैसा नहीं देता,
वो हेड कैशियर से पैसा मांगेगा कि भाई साहब पैसा खर्चा होने वाला है और पैसों, अगर देखो इतना एंड मोमेंट तक तो रुकते नहीं है। अब उनको ऐसा लगता है कि भाई डेली बेसिस पे जो खर्चे होते हैं, हमारे पेटी कैश में खर्चा कम बचा है, कैश कम बची है, तो हेड कैशियर को अप्लाई करके बोल देते हैं कि भाई हेड कैशियर जी हमको प्लीज पैसा दे दीजिए, पैसों की जरूरत है हमें। समझ में आया सबको? क्लियर? जेब से पैसे डालने का काम नहीं है। अरे मोस्ट मोस्टली क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है कि कोई इंस्टीट्यूट में मतलब पुराने लोग होते हैं, कैशियर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर चले गए हैं, कुछ खर्चा कर रहे हैं, उनको जरूरी खर्चा लगा है, खर्चा कर देते हैं, बाद में कंपनी से रीइंबर्स करवा लेते हैं। वो भी ऑप्शन अवेलेबल होता है। ठीक है, चलो आ जाओ। लेट अस स्टार्ट विथ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स। ज्यादा लिखने का काम नहीं, सिर्फ सुनने का काम है। ठीक है, नए पेज पे आ जाओ आप, आपके बुक में नए पेज पर आ जाओ, टॉपिक का नाम लिखो रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। टॉपिक का नाम लिखेंगे हम कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है, देखो ट्रांजैक्शंस की अगर मैं बात करूं तो जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, basically these transactions are either expenditures or receipts। expenditures और receipts। expenditures की अगर हम बात करें, उसमें आपके दो प्रकार के खर्चे आ जाते हैं। एक आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसीट्स की अगर मैं बात करूं, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, ये लिखा सबने? ये लिखना जरूरी है। पूरे चैप्टर का सारांश यहाँ से समझ में आएगा आपको कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, ये चार चीजें हमको समझनी है इस टॉपिक में। ठीक है, आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ू, आगे बढ़ रहा हूं मैं। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सपेंडिचर। देखो एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करूं, यहां पर मैंने जैसे आपको बेसिक्स वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि भाई साहब एक्सपेंडिचर का मतलब या एक्सपेंसेस का मतलब क्या, रिसीविंग ऑफ बेनिफिट। receiving of benefits. Now these benefits can be long term benefits and short term benefits. Long term benefits and short term benefits. लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। क्लियर है यहां तक? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स एंड शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स। जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए आप खर्चा करते हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए आप खर्चा करते हो, उसे ही तो हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स का खर्चा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बेनिफिट्स फॉर
more than 12 months, benefits for less than 12 months. सिंपल. लॉन्ग टर्म खर्चा और शॉर्ट टर्म खर्चा. ठीक है, तो ये हमने हमारे घर में भी किए हुए खर्चे हैं. देखो ध्यान से समझो. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके घर में भी है. कैसे सर? ऐसे खर्चे जो लंबे समय के लिए हमें बेनिफिट देते हैं, जो लंबे समय के लिए बेनिफिट देते हैं, ऐसे खर्चे. मतलब क्या सर? आपने घर खरीद लिया, आपने वॉशिंग मशीन खरीदा, आपने फ्रिज खरीदा, आपने टीवी खरीदा, आपने डाइनिंग सेट खरीदा, आपने फर्नीचर खरीदा. ये सारे जो खर्चे ना बेटे, ये सारे के सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर है. अच्छा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है. हाँ, क्योंकि ये लंबे समय के लिए चलने वाले हैं. घर आप थोड़ी ना हर साल नया खरीदते हो, टीवी आप हर साल नया खरीदते हो क्या, फ्रिज आप हर साल नया खरीदते हो क्या? नहीं. बराबर है. तो ये कौन से खर्चे हुए आपके? कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो लंबे समय तक आपके साथ रहेंगे. लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, यानी कि आप हर महीने लाइट बिल भरते हो, हर महीने राशन का खर्चा होता है, हर महीने केबल, टीवी के केबल का पैसा पे करते हो. तो दीज आर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. ओहो, समझ में आ रहा है सबको? बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ रहा है क्या आपको? वो बोलो आप मुझे. कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ गया क्या? वो बोलो. तो अब इन्हीं सिचुएशंस को उठाकर मैं रख देता हूं बिजनेस में. अब मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में आप एसेट परचेस करते हो, लंबे समय के लिए चलेगा. आपका प्लांट, मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, लैंड, जो भी चीज है ये लंबे समय के लिए चलेगा. चलेगा नहीं चलेगा? हाँ सर चलेगा. चलेगा सर, ठीक है चलेगा. तो उसके अलावा फिर आपका जो बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ये हो गया. इसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे आपको एवरी मंथ सैलरी पे करनी है, एवरी मंथ रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करनी है. बराबर है, ये हुआ आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. आई होप यू अंडरस्टैंड, है ना. कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, चलो लिखा है यहां तक सबने? आई थिंक यहां तक सबने लिख लिया है. यहां तक लिखा है कि सबने? वो बोलो, मैं आगे बढ़ रहा हूं. यहां तक सबने लिखा है कि? वो बोलो, मैं आगे बढ़ रहा हूं. Done na? Yes. Now, come on. Expenditure incurred to generate or increase the profit earning capacity of the enterprise. क्लियर? यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक्सपेंडिचर incurred for smooth functioning of day-to-day expenses. Sorry. Expenditure incurred for smooth functioning of day-to-day business. बोला है तो क्लियर?
आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको? यस, सी इसके कुछ कंसिडरेशंस इन डिटरमाइनिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन। अभी जो भी ट्रांजैक्शन हम करते हैं कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है, वो हमें समझना जरूरी है। हाँ, ऐसे बोल सकते हैं सोनम, वर्किंग कैपिटल का खर्चा जो होता है वो बेसिकली बोल सकते हैं व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड नेचर ऑफ बिजनेस फॉर अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर। ध्यान से समझना हमको, नेचर ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है नहीं। अब आप बोलते हो कि सर फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। मान के चलो फॉर एग्जांपल मैं फर्नीचर का ही काम करता हूं, मेरी दुकान ही फर्नीचर की, मेरा काम ही फर्नीचर बेचना है, तो जब मैं फर्नीचर बना रहा हूं या फर्नीचर परचेस कर रहा हूं तो वो मेरे लिए रेवेन्यू हुआ। क्यों? क्योंकि वो फर्नीचर बनाने के पीछे या खरीदने के पीछे का सिंपल कारण ये है कि मैं उसे बेचना चाहता हूं। द इंटेंशन बिहाइंड इट, इंटेंशन क्या है? बेचना चाहता हूं मैं, आई वॉन्ट टू सेल दी फर्नीचर, बराबर है। वैसे अगर हम घर परचेस करते हैं या ऑफिस बिल्डिंग परचेस करते हैं, घर या ऑफिस बिल्डिंग परचेस करते हैं, घर या ऑफिस बिल्डिंग परचेस करते हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बट कोई बंदा है जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, तो कंस्ट्रक्शन के काम में वो जो फ्लैट्स और बिल्डिंग्स जो बना रहा है वो क्यों बना रहा है? बेचने के लिए बना रहा है, तो उसके लिए वो अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसके लिए गुड्स है एक प्रकार से। वो समझ में आ रहा है सबको? तो इट विल डिपेंड अपॉन दी नेचर, है ना। रिकरिंग नेचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बेसिकली आर ऑफ रिकरिंग नेचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बेसिकली आर ऑफ नॉन रिकरिंग नेचर। ये भी लिख लो यहां पर एक पॉइंट। नॉन रिकरिंग, रिकरिंग इन नेचर, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग इन नेचर। ठीक है। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, पर्पस ऑफ एक्सपेंस देखो, एक्सपेंस फॉर रिपेयर्स ऑफ मशीनरी में बी इनकर्ड इन कोर्स ऑफ नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द एसेट। तो नॉर्मल है ना, स्मूथ फंक्शनिंग है। गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हो आप, गाड़ी खरीदते हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गाड़ी की सर्विसिंग करवाते हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। Clear? Such expenses are revenue in nature. On the other hand, expenditure incurred for major repair of the asset, so to increase its productivity. अगर उससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है तो वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब क्या सर? एग्जांपल ध्यान से सुनो। मेरे पास एक मशीन है, मैं क्या बनाता हूं मालूम है? पेपर बनाता हूं, पेपर। दिन में 1 टन पेपर बनाता हूं। पेपर नॉर्मल आपके नोटबुक में पेपर लगते हैं, पेपर 1 टन दिन में बनाता हूं। तो ऐसे ही घूमते घूमते मैं कहीं किसी दिन जापान चला गया। जापान जाने के बाद मैंने सेम मशीन देखी। मैंने उसको पूछा, भैया कितना, मतलब उनकी भाषा में पूछा था, बल्कि मुझे आती नहीं है, भैया ये कितना प्रोडक्शन करती है? बोलती भैया ये 1-2 टन का करती है। हाँ 2 टन महीने का? मेरा मशीन तो 1 ही टन करता है। बोले हाँ भैया, बट ध्यान से सुनिए, हमारे पास एक मशीन का ये पार्ट आता है, वो मशीन का पार्ट अगर आप इसके अंदर जोड़ दो, अगर वो मशीन का पार्ट इसके अंदर जोड़ दो तो आपका प्रोडक्शन डबल हो जाएगा। बोला अच्छा। तो मैं वो मशीन का पार्ट खरीद कर लेकर आया, वो पार्ट मैंने अपने मशीन में जोड़ दिया, जोड़ने के बाद मेरा प्रोडक्शन डबल, तो जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी डबल हो गई, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी डबल हो गई। प्रोडक्शन कैपेसिटी या प्रॉफिट अर्निंग बढ़ जाती है तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो मेरे लिए क्या है? कैपिटल। हाँ, इसका एनुअल मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? वो सिर्फ फंक्शनिंग के लिए, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, मेंटेनिंग, नट वाइट बोल्ट टाइट करना वगैरह, वो सारी चीजें। क्लियर? यहां तक सिंपल, यहां तक 100% क्लियर है सबको? आगे बढ़ता हूं, देखो ध्यान से। इफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, द एक्सपेंसेस व्हिच हेल्प इन जनरेट इनकम करंट पीरियड आर रेवेन्यू इन नेचर एंड शुड बी मैच्ड अगेंस्ट रेवेन्यू अर्न्ड इन द करंट पीरियड। अब ध्यान से सुनेंगे हम लोग। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, दिस इज ऑलवेज शोन इन बैलेंस शीट एसेट साइड, and amortized over the period
ऑफ इट्स यूज। और ये जो है चार्ज्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज टू व्हाट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मिलेगा ना बेटे, अभी तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के आपके सामने से निकाला मैंने। आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है, रजिस्टर किया होगा तो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल आपके घर पे होगा। क्लियर है तक? सर ये वाला पार्ट नहीं समझा सर, अमोर्टाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूज। अरे भाई साहब, डेप्रिसिएशन में कंसेप्ट फिर से पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये चीज वापस से बताऊंगा वहां पे। अगर आपने एक मशीन खरीदी है, आपने क्या खरीदी है? एक मशीन खरीदी है, एंड दैट मशीन यू आर यूजिंग फॉर मोर देन 5 years और 6 years, 7 साल के लिए यूज कर रहे हो, तो मशीन का खर्चा 1 साल का हुआ या 7 साल का हुआ? हाँ 7 साल का हुआ ना सर, क्योंकि 7 साल मशीन यूज करेंगे, तो बस वही तो बोल रहा हूं, उसके खर्चे को हम बाइफरकेट कर देंगे 7 साल के ऊपर। अच्छा तो ऐसे सीधी भाषा में बोलो ना सर, अमोर्टाइज जैसे बड़े बड़े शब्द क्यों फेंक के मारते? अरे टेक्निकल है ना भैया, ऐसे क्या कर रहे हो? थोड़ी तो टेक्निकल बातें करनी पड़ेगी ना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेटे। बोलो डन क्या? किसी को डाउट है यहां तक? Anybody any doubt till here? ठीक है, अभी चाय ओनली, जब लेक्चर खत्म हो जाएगा फिर नाश्ता करूंगा। हेलो फ्रेंड, चाय पी लो। नो डाउट, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो, आ जाओ, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑफ सेकंड हैंड मशीनरी परचेस्ड आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ध्यान से समझना आपको। एक रिपेयर्स का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रिपेयर्स का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। अगेन रिपेयर्स का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, बट रिपेयर्स का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट अगर आप वही रिपेयर सेकेंड हैंड मशीनरी पे कर रहे हो तो वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ ऐसे क्यों सर? ध्यान से सुनो। अगर आप बाइक खरीदते हो, नई बाइक, तो उसके ऊपर तो आपको कुछ रिपेयर्स का खर्चा करना जरूरी है क्या? नहीं सर, उस पर खर्चा क्यों करेंगे, नई गाड़ी है। अगर आप सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हो, क्या कहा मैंने? सेकेंड हैंड बाइक खरीदते हो, तो सेकेंड हैंड बाइक जब आप खरीदते हो, खरीदने के बाद उसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिपेयर्स करवाने पड़ते हैं, क्योंकि वो सेकेंड हैंड है, आप वैसे ही डायरेक्टली यूज नहीं कर पाएंगे। तो उसका कोई पार्ट चेंज करना है, कुछ ना कुछ छोटे मोटी चीजें खराब टूटी फूटी रहेगी वो ठीक कर रही है, तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो ये सब क्या कहलाएंगे? ये सारे क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप सेकेंड हैंड एसेट पर रिपेयर्स का खर्चा कर रहे हो। सेकेंड हैंड एसेट पर रिपेयर्स का खर्चा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। जीजी लिखो, जीजी। Repairs on second hand asset is a capital expenditure. Repairs on second hand asset is a capital expenditure. क्लियर? तो ये देखो आपके सामने क्वेश्चंस में सबसे पहले जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहां पर, ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस ऐसे ही आपके एग्जाम में आते हैं, ट्रू और फॉल्स का कंपलसरी क्वेश्चन। स्टेट विथ रीजन द ट्रू और फॉल्स।
बोला था क्लियर है सबको? देखो ध्यान से, ओवरऑल एक्सपेंसेस ऑन सेकेंड हैंड मशीनरी। तो देखो ओवरऑल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग कंडीशन टू डिराइव एंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस, सो इट इज टू बी कैपिटलाइज्ड एंड नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मनी स्पेंट टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लीगल फीस टू अक्वायर प्रॉपर्टी इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो देखो एक मिनट, यहां पर ट्रू ऑफ फॉल्स आज सोल्यूशन के साथ दिया हुआ है आपको, बराबर है? ट्रू ऑफ फॉल्स इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 पूरा सोल्यूशन आपको साथ में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन 1 इलस्ट्रेशन 2 कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का दोनों नोटबुक में लिखकर निकालेंगे दोनों नोटबुक में। और संडे को जब हमारी जूम मीटिंग होगी जिसमें हम इस बात की चर्चा करेंगे, जब हम इसका क्या कहते हैं, संडे को जब हमारी जूम मीटिंग पे हम लोग ये करेंगे, क्या कहते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन भी रखेंगे, उसमें डाउट सॉल्विंग भी रखेंगे। तो दोनों चीजें रहेगी उसके अंदर, तो दोनों चीजें रहेगी। तो आपका ये डाउट्स, इसके अंदर किसी कोई डाउट्स आते हैं तो वो भी हो जाएगा आपका, प्लस डाउट्स के अलावा आपको क्या कहते हैं, बाकी तो मस्ती रहती है अपनी, कोई चिंता वाली बात नहीं है। संडे के डाउट सेशन में हो जाएगा। तो ये दोनों आपको कंप्लीट करना है, ठीक है? ये दोनों आपको कंप्लीट करना है, ILU 1 ILU 2। कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। नाउ one thing we need to understand before going to capital receipt and revenue receipt, there is one more expense called as deferred revenue expenditure. बेसिकली हमारे बुक में कहीं नहीं है, बट हमने बचपन में पढ़ा है, इसीलिए आपको याद दिला देता हूं ये, ठीक है? एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, बट हैविंग long term benefits, having what? long term benefits. Clear? ये ले अजी, having long term benefits, इसका एक ही आपके पास बढ़िया सा उदाहरण है। हेवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस और preliminary expenses. Clear? Heavy advertisement expenses or preliminary expenses. Heavy advertisement expense or preliminary expenses. बोलो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हेवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस देखेंगे। अभी देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आजकल आपने देख रहे कि दो प्रकार के मोबाइल आते हैं, ओप्पो वीवो, सब तरफ चलते रहते हैं। इधर देखो, उधर जो मोबाइल के स्टोर में जाएंगे, ग्रीन बोर्ड ब्लू बोर्ड, ग्रीन बोर्ड ब्लू बोर्ड, ग्रीन कलर ब्लू कलर, ग्रीन कलर ब्लू, ग्रीन ब्लू, ग्रीन ब्लू, जिधर देखो उधर ओप्पो और वीवो दिखता है आपको। इतना हेवी एडवर्टीजमेंट, मतलब एक समय था जहां पर मैं रहता हूँ, यहाँ पर विश्रांतवाड़ी में, विश्रांतवाड़ी का चौक है, यहाँ पर मोबाइल के स्टोर्स बहुत है भाई साहब। हर हफ्ते में एक या दो गाड़ी जो ऐसे मोटर ट्रक, जो बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट वाले ट्रक होते थे, वो खड़े रहते थे ओप्पो के वीवो के। एक नीला कलर का गुड़िया जो है वहाँ पे नाचता था, या तो हरा कलर का गुड़िया नाचता था। उसमें एक मस्त एकदम ऐसे एक अच्छी सी सुंदर सी दिखने वाली, सुंदर सुशील सी दिखने वाली एक लड़की रहती थी, गॉगल वॉगल बाल वाले एकदम शॉर्ट स्कर्ट वगैरह पहन के माइक में यस लेट्स डू दिस देयर इज अ कॉम्पिटिशन एंड दिस एंड दैट वगैरह वगैरह करते थे। आते थे, बुक करो, चलो आप विनर हो, आपको अगले मोबाइल परचेस पे 20% ऑफ, अगले मोबाइल परचेस पे 25% ऑफ। इतना एडवर्टीजमेंट, इतना हैवी एडवर्टीजमेंट करते थे, जिधर जाओ उधर बोर्ड। रणवीर
दीपिका, दीपिका रणवीर, रणवीर दीपिका, दीपिका रणवीर, सब तरफ दिख रहा है। कभी रणवीर ऊपर है, कभी दीपिका नीचे है, कभी दीपिका ऊपर है, कभी रणवीर नीचे है, चल ही रहा है सब तरफ। अब तो ऑफिशियल भी हो गया, उनकी शादी भी हो गई, तो हम खैर बोलने वाले कुछ है नहीं। तो बट एडवर्टीजमेंट कितना हेवी चल रहा है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका दिमाग पे इंपैक्ट बैठ जाता है। तो आगे चल के आदमी सोचता है, तो मोबाइल लेने के लिए जाने के लिए सोचता है, तो बोलते सोचता है कि बार चलो ओप्पो वीवो देख के तो इतना क्या एडवर्टीजमेंट किया भाई इसने, और जाके खरीद के आ जाता है। इस हेवी एडवर्टीजमेंट को भले ही उन्होंने एडवर्टीजमेंट एक ही बार में इतना सारा खर्चा कर दिया, बट ये लंबे समय तक उनका बेनिफिट रहेगा, एज सिंपल एज दैट। तो ऐसे एक्सपेंडिचर्स को हम क्या कहते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जितना उसका एक्सपेक्टेड समय रहता है, क्या इसका इफेक्ट 3 साल तक या 5 साल तक रहेगा, उतने एक्सपेंसेस उतने पीरियड पर ये लोग क्या कर देते हैं, बाइफर्केट कर देते हैं, एज सिंपल एज दैट। क्लियर सबको, समझ में आया सबको? 100%। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मतलब वो एक्सपेंसेस जब आप बिजनेस सेटअप करते हो, तो बिजनेस सेटअप करने से पहले का जो खर्चा, लीगल खर्चे जो लगते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। उसको हम क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। बोलो यहां तक क्लियर है सबको? अगर है तो मैं आगे बढ़ता हूं। आगे बढ़ू। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, चलो ऑल क्लियर। अब आते हैं हम रिसीट्स पर। Capital receipts and revenue receipts. Capital receipts and revenue receipts. Now understand one thing. Capital receipts and revenue receipts. Capital receipts. Receipts which are not revenue receipts. आई शपथ, खतरनाक। अब ये मत बोल देना रेवेन्यू रिसीट मतलब रिसीट्स विच आर नॉट कैपिटल रिसीट्स। मेड receipts arising from day-to-day business activities is called as revenue receipts. Sale of goods and services, अदर इनकम्स। अब यहां पर मैं वो कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लिखूंगा, अदर इनकम्स लिख देता हूं। यहां पर सेल ऑफ एसेट, क्या काम है ना, सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट के अलावा आपका रेजिंग ऑफ कैपिटल और लोन्स, बराबर है। ये जो चीजें आपकी कैपिटल रिसीट्स है। कौन सी रिसीट्स है? कैपिटल रिसीट्स। बोलो क्लियर यहां तक? रिसीट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट एंड रेवेन्यू रिसीट। तो डेली बिजनेस एक्टिविटी से जो आपको रिसीट आ रही है वो रेवेन्यू रिसीट है, और जो आपके बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड ना होते हुए रिसीट आ रही है आपका कैपिटल रिसीट है, एज सिंपल एज दैट। नाउ आ जाओ रिसीट्स वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं एंड वी डन। कहां गया भाई साहब? ये देखो इलस्ट्रेशन 3 और इलस्ट्रेशन 4, 5, 6। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अगर हम सम अप करें तो हियर इफ आई सम अप ओवर हियर
तो देखो कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट में यहाँ तक क्लियर है क्या? बाकी तो इसमें पढ़ने लगा ऐसा कुछ है नहीं, सारे सब कुछ इलस्ट्रेशन ही है। प्लीज गो थ्रू दिस इलस्ट्रेशन। इसमें से जितने भी आपके इलस्ट्रेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें से 2 क्वेश्चन आपके कंपलसरी क्वेश्चन में आएंगे जरूर, यानी कि 4 मार्क, फिक्स वाले 4 मार्क। आपको ये सारे इलस्ट्रेशंस करने ही है, और ये 5 इलस्ट्रेशन हम अपनी जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, इसके डाउट्स। क्लियर? क्योंकि जूम मीटिंग में कैसे होगा, आप जब बात करोगे तो मुझे भी सुनाई देगा, और मतलब आवाज भी तो आनी जरूरी है ना, तो वो भी जरूरी चीज है, तो दोनों होगी। डन? चलो, आई थिंक यहां तक क्लियर है सबको। आई डोंट थिंक एनीवन हैज एनी डाउट टिल हियर। सो कैन आई से दिस टॉपिक इज ओवर? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टॉपिक इज ओवर। कल हमें क्या देखना है ना, मैं आपको बताता हूं। देखो, हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है कंटिंजेंट एसेट्स, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, ये वाला टॉपिक देखना है। यूनिट 5 जो दिख रहा है आपको, ये भी छोटा सा टॉपिक है। तो ये चिल्लर टॉपिक्स जो आपको दिख रहा है क्या, कंटिंजेंट एसेट, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, है ना, ये वाली चीजें हम डिस्कस करके कल ये 3 यूनिट हम एक साथ खत्म कर देंगे। कल सैटरडे भी है, चिल में एकदम खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट वीक से अपना सिलेबस स्टार्ट करना है, किसी भी हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक। क्लियर है? फिर मंडे से व्हेन विल बी स्टार्टिंग विथ आवर सिलेबस, वी विल बी स्टार्टिंग विथ व्हाट यू से, आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, विल बी स्टार्टिंग विथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। 3 से 4 दिन में हमें रेक्टिफिकेशन, मेरा टारगेट ये रहेगा कि नेक्स्ट वीक में हमें रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एंड डेप्रिसिएशन का मेजर पार्ट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पूरा चैप्टर एंड डेप्रिसिएशन का मेजर पार्ट हमें खत्म करना है नेक्स्ट वीक इटसेल्फ। अब वी नीड टू स्पीड अप अ बिट, अभी हमें थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना जरूरी है। 15 जुलाई हो चुका है, 31 जुलाई के अंदर अंदर हमें 3 टॉपिक खत्म करने हैं बेटे। क्लियर यहां तक? संडे की जो जूम मीटिंग रहेगी उसकी लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आएगी, आपको मिस नहीं करना है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। वहां पर आपके बहुत सारे मन में जितने सवाल होंगे उन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको, ठीक है? यस, लास्ट वाला चार्ट दिखाऊं, लो। So we are done with today's lecture. We will be meeting tomorrow at the same time at 8 o'clock in the morning. At 8 o'clock in the morning. Till then, everyone, thank you. Take care. Bye bye. Enjoy. And do not forget to like the video. Subscribe to the channel if you're new to the channel. एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताना लेक्चर कैसा लगा। आज का कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक क्लियरली सबको अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, इसके पहले कभी पढ़ा भी था ऐसा या नहीं पढ़ा था, इतना बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया होगा अगर मैंने, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है? थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, एंजॉय।